अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत की कोशिशों के बीच पाकिस्तान की कथित मध्यस्थ भूमिका सवालों के घेरे में है। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने इस मुद्दे को नई चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। अब पूरा मामला क्या है समझिए। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप के इस बयान को पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान को इस प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा था। आपको याद होगा, इससे पहले जब 2 फेज की मीटिंग हुई थी तो इस्लामाबाद में हुई थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय सहयोग देशों ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान से बचने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की सलाह दी है। उनके अनुसार अब बातचीत का मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री जहाजों की आवाजाही को बहाल करना होगा। साथ ही साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े विवादों का समाधान निकालना भी होगा। उनका यह भी मानना है कि बातचीत के जरिए क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करना और सभी पक्षों के हितों में यह काम आगे जारी रखा जाए। अब ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है। तेहरान का साफ कहना है कि फिलहाल उसकी चर्चा अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष वार्ता के रूप में नहीं चल रही है, मतलब डायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही है, बल्कि ओमान के माध्यम से ओमान बीच में मिडिल मैन का काम कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दे पर संवाद स्थापित हो सके। अब ईरानी अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी औपचारिक वार्ता की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की दिशा में हुए बातचीत के दौरान पाकिस्तान का नाम प्रमुख मध्यस्थ देशों में शामिल किया गया था, और उस समय कतर के विदेश मंत्रालय ने भी सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि पाकिस्तान की अगुवाई वाली मध्यस्थता पहल का समर्थन कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। देखिए, 22 जून को स्विट्जरलैंड के बेर्गेनस्टॉक में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ कतर और पाकिस्तान भी मौजूद थे। उस बैठक में परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत और भविष्य की वार्ताओं के ढांचे को तैयार करने की चर्चा हुई। लेकिन अब ट्रंप के हालिया बयान के बाद से पाकिस्तान का नाम जब से गायब है, अब इससे अटकलें तेज हो गई है कि क्या वॉशिंगटन ने अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव किया है। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अमेरिका अब खाड़ी के पारंपरिक सहयोगी देश जो सऊदी अरब, साथ ही यूएई, कतर को ही प्रमुख संवाद साझेदार के रूप में आगे रख रहा है। इस बीच पाकिस्तान पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रहा है। कैसे, वो भी समझिए। हाल ही में अमेरिका के सेनानिवृत्त जनरल जैक किन ने आरोप ये लगा दिया कि पाकिस्तान कतर ईरान के प्रति अपेक्षाकृत नरमी दिखा रहा है। कई मुद्दों पर तेहरान के हितों के करीब ये दिखाई दिया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने ऐसे आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अपनी जारी नहीं की। वो क्षेत्रीय शांति और संवाद का समर्थक है और किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर भविष्य की अमेरिका और ईरान वार्ताओं में पाकिस्तान की भूमिका सीमित होती है तो ये इस्लामाबाद की क्षेत्रीय कूटनीतिक स्थिति उस पर असर डाल सकता है। दूसरी ओर क्या कहा जा रहा है, सऊदी अरब, यूएई और कतर की सक्रिय भागीदारी ये भी संकेत दे रही है कि खाड़ी के प्रमुख देश क्षेत्रीय तनाव कम करने और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं कंपैरिजन टू पाकिस्तान। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आगामी दौर की वार्ता में कौन कौन से देश औपचारिक मध्यस्थता करने वाले देश होंगे। यानी कि पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 2 मीटिंग्स, लेकिन अब बयानों में पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। तो अब ये आगे चलकर देखना होगा कि आखिर कौन कौन से देश मिडिल मैन यानी कि मध्यस्थता का काम करेंगे। लेकिन ट्रंप के बयान ने इतना जरूर संकेत दे दिया है कि अमेरिका फिलहाल अपने प्रमुख खाड़ी सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के साथ बातचीत करने की रणनीति आगे बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओल्गा स्टेफान्यशा को उनके पद से हटा दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस के लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहा यूक्रेन अमेरिका से अतिरिक्त पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग कर रहा है। इस बदलाव को यूक्रेन की कूटनीतिक रणनीति और आंतरिक प्रशासनिक फेरबदल है उसके लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओल्गा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपने पद छोड़ने की पुष्टि करते हुए यह कह दिया कि यह फैसला उन्होंने निजी परिस्थितियों के चलते खुद से लिया है।
उन्होंने अमेरिका में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करना अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वॉशिंगटन की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य और रणनीतिक समर्थन लगातार मिलता रहा है। साथ ही साथ ओल्गा ने इससे पहले भी यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्हें जुलाई 2025 से अमेरिका में यूक्रेन का राजदूत बनाया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका और यूरोप के बीच का रक्षा सहयोग, सैन्य सहायता और आर्थिक समर्थन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार संवाद होता रहा। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओल्गा देश की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की जांच के दायरे में है। फिलहाल उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं है और न ही किसी अदालत में कोई मामला चल रहा है। इस कारण उनके पद से हटने के पीछे जांच की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। उन्होंने स्वयं इसे निजी फैसला बताया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अभी तक अमेरिका में यूक्रेन के नए राजदूत के नाम की घोषणा नहीं की है। ऐसे में वॉशिंगटन में यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन का नेतृत्व फिलहाल अंतरिम व्यवस्था के तहत चलने की संभावना जताई जा रही है। अब ये फैसला भी ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन की सत्ता और सैन्य ढांचे में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले जुलाई 2026 में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सेना के प्रमुख सिस्की को पद से हटाकर उसकी जगह मेजर जनरल मिखाइलो ड्रापाती को नियुक्त किया था। अब ये निर्णय देश भर में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिखाइलो को पद से हटाने के बाद कीव सहित कई शहरों में सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सेना के नेतृत्व पर सवाल उठाया और कहा कि अधिक सैन्य हताहत जो हुआ है उसके कारण इस फैसले को हम देख रहे हैं। साथ ही धीमे सैन्य सुधार प्रक्रिया और पारंपरिक युद्ध रणनीति को लेकर आलोचना भी की गई। अब सिस्की की विदाई उन प्रमुख मांगों में शामिल थी जिसे बाद में सरकार ने स्वीकार किया। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ज़ेलेंस्की सरकार रूस के साथ जारी युद्ध के बीच प्रशासनिक और सैन्य नेतृत्व में व्यापक बदलाव कर रही है ताकि रक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वहीं अमेरिका में राजदूत का बदलना भी ऐसे समय में हुआ जब यूक्रेन को वॉशिंगटन से अतिरिक्त सैन्य सहायता, विशेषकर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ज़ेलेंस्की अमेरिका में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करते हैं और क्या ये बदलाव यूक्रेन अमेरिका संबंध और सैन्य सहयोगों पर किसी तरीके का प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि ओल्गा के खिलाफ चल रही जांच आगे चलकर स्थिति इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस पर नजर बनेगी और इस वजह से भी जो है इस्तीफा लिया गया है। हालांकि इस पर आगे चलकर देखना होगा कि जब कोई नया राजदूत इस पर बैठाया जाएगा, उसको नया पद मिलेगा, तो रिश्तों में क्या सुधार होते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा। वहीं ईरान की सत्ता के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को नई दिशा दे दी है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की शक्तियां सीमित कर दी गई हैं और अब राष्ट्रपति सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से होने वाली किसी भी संभावित बातचीत में अंतिम फैसला इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका से तय होगा। ये बिल्कुल वही हालात है जैसे पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति बनी हुई है, जिस पर सबको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान की सरकार पर पूरी तरीके से कब्जा और नियंत्रण है। ये बिल्कुल वही स्थिति अब ईरान में भी देखने को मिल रही है। इजरायली चैनल 14 की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर के बेटे मुस्तफा खामनेई के प्रभाव के बाद सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका पहले जैसी नहीं रह गई है। हालांकि इस दावे की ईरानी सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया है कि राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान लंबे समय से इस बात से असंतुष्ट थे कि उनकी सरकार को बड़े रणनीतिक फैसलों से दूर रखा जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने कथित तौर पर इस्तीफे की पेशकश भी की थी। अब यह भी दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मामलों में सेना और सुरक्षा प्रतिष्ठित की सलाह उनकी प्राथमिकता पर रखा जाएगा। इस बीच में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बातचीत की तारीख या स्थान अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और कतर संभावित मेजबान देशों के रूप में चर्चा में हैं और दोनों देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिकी पक्ष
भी ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इधर CNN ने रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटर यानी कि सेंटकॉम ने अपने सैन्य विश्लेषकों से ईरान पर दबाव बढ़ाने के नए विकल्प मांगे हैं। इधर रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। अब दावा तो ये किया जा रहा है कि अब ईरान सीधे सैन्य टकराव के बजाय समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर दबाव बनाएगा और अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देशों की लागत बढ़ाने की रणनीति अपना सकता है। अब इसी तनाव के बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यह दावा कर दिया है कि उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से उड़ रहे MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि ये अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो ड्रोन किस देश का था और इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। उधर यमन में हूती विद्रोहियों की धमकियों का असर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर अब दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है उसको विस्तार से समझिए। खबर यह है कि 6 सऊदी सुपर टैंकरों ने लाल सागर और बाब अल मदेव मार्ग पर छोड़कर अफ्रीका से दक्षिणी हिस्से में एक लंबा समुद्र का रास्ता अपनाया। इससे तेल आपूर्ति, शिपिंग लागत और वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। इन तमाम घटनाओं के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान न तो युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है और न ही क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का इच्छुक है। यानी कि संकेत तो यही है कि हम सब खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि युद्ध किसी भी बीमारी का अंत नहीं होता है और युद्ध बिल्कुल एक ऐसी बीमारी होती है जिसके जल्द से जल्द उसको अगर हम इग्नोर करते जाए तो वो ज्यादा बढ़ता है, लेकिन अगर समय पर इलाज किया जाए तो वो रुक जाता है। लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर खतरा आया तो ईरान अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। अब इधर पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात ये संकेत दे रहे हैं कि अब यह टकराव केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और रणनीतिक दबाव की नई उड़ान और एक तरीके से नई लड़ाई में बदलता जा रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होती है या तनाव होता है। तनाव अगर बढ़ता है तो क्या उसके मुद्दे रहेंगे? क्या अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहेगा या फिर ईरान भी अपने अड़ियल रवैये की वजह से अपना विनाश ऐसे ही करता रहेगा? इस पूरी मामले पर इस वक्त दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और सभी को इंतजार है कि आखिर कौन कौन से देश मध्यस्थता करते हैं, कहां पर यह बातचीत होगी और इसका समय क्या होगा। आगे बढ़िए। पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालात के बीच भारत ने ईरान में अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा के 2002 बैच के वरिष्ठ अधिकारी विश्वेश नेगी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा कर दी। विश्वेश नेगी फिलहाल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और अब उन्हें ऐसे समय में तेहरान भेजा जा रहा है जब पूरा पश्चिम एशिया तनाव, सैन्य गतिविधियों और कूटनीतिक हलचलों के दौर से गुजर रहा है। भारत की यह नियुक्ति केवल एक नियमित प्रशासनिक फैसला नहीं है, इसको समझिए, थोड़ा विस्तार से समझिए, बल्कि इसे क्षेत्र में बदलते रणनीतिक समीकरणों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में ईरान, अमेरिका और खाड़ी क्षेत्रों में बढ़ते तनाव ने वैश्विक व्यापार, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। ऐसे में माहौल में भारत अपने राजनयिक संपर्कों को और भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसी बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और स्पष्ट कहा है कि किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार से अगर भारत को नुकसान होता है तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील कर दी। विदेश मंत्रालय की ओर से जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी दोहराया है कि भारत हमेशा बातचीत, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी विवाद का समाधान सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि हम संवाद कर सकते हैं, कूटनीति प्रयास कर सकते हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्री ने भी मौजूदा हालात, क्षेत्रीय घटनाक्रम पर ईरान का पक्ष भारत के सामने रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अन्य समुद्री मार्गों पर हालिया हमलों की कड़ी निंदा की।
भारत ने अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में किसी भी तरीके का समझौता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत फिर से शुरू होने की संभावनाएं हैं। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और ओमान के बीच समुद्री गलियारे के संचालन को लेकर साझा व्यवस्था पर लगातार बातचीत चल रही है और ये बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे समय में विश्वेश नेगी की नियुक्ति भारत की उस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसके तहत नई दिल्ली एक ओर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहती है तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समुद्री मार्ग व्यापार के पक्ष में अपनी सक्रिय कूटनीतिक भूमिका बनाए रखना चाहती है। वहीं देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब एक नया कूटनीतिक मोड़ सामने आया। इसको जरा विस्तार से समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि उन्होंने फिलहाल ईरान पर बड़े सैन्य हमले का फैसला टाल दिया है। ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों के आग्रह के बाद अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया है। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि ये बस राहत हमने थोड़ी देर के लिए दी है ताकि बातचीत के जरिए समाधान हम तलाश सकें, लेकिन जहां पर लगा कि ये नहीं हो पाएगा हम आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। इधर ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ प्रस्तावित नई वार्ता तेहरान के लिए समझौते का आखिरी मौका होगा। यानी कि साफ तौर पर ये एक और चेतावनी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती तो अमेरिका अपने विकल्पों पर दोबारा विचार करेगा। ट्रंप के अनुसार इस बातचीत का पहला उद्देश्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सामान्य रूप से खोलना है। लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान टोल वसूलना चाहता है और अमेरिका इसके बिल्कुल खिलाफ है, जबकि दूसरा उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने की दिशा में ठोस प्रगति हासिल करना है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समुद्री मार्ग बाधित रहता है तो तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा पर व्यापक असर पड़ता है। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा कर दिया है कि हालिया सैन्य अभियानों में अमेरिका ने ईरान की कई सामरिक क्षमताओं को कमजोर किया है। उनके अनुसार अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान के सैन्य ढांचों को नुकसान पहुंचा है और अब तेहरान पर बातचीत का दबाव बढ़ गया है। हालांकि दूसरी ओर ईरान लगातार ये कहता रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है और अपनी संप्रभुता या राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लगातार दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील कर रहा है। अब दुनिया की नजरें प्रस्तावित अमेरिका ईरान वार्ता पर टिकी हैं। यदि बातचीत सफल होती है तो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही स्थिति सामान्य नहीं होगी बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में लंबे समय से ये जो जारी तनाव था वो भी कम होगा। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो क्षेत्र में एक बार फिर से सैन्य टकराव तेज होने की आशंका है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन केवल अमेरिका और ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।